मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के विद्यार्थियों का पहले की भांति ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अजंता गुफाओं की चित्रकला के बारे में। सभी पढ़ लिया था और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अजंता गुफा के चित्रों की विशेषताएं, खास बातें। उसमें हमने रेखा की प्रधानता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नारी चित्रण के बारे में या उसके आगे की बातें। नारी चित्रण में चरम उपलब्धि। आपने देखे होंगे चित्र। मुझे यहाँ उन चित्रों को शायद दोबारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपकी स्मृति में उनका कुछ नाम मात्र भी अगर थोड़ा सा भी आपके ध्यान में आ रहा होगा तो आप समझ पाएंगे कि कितने सुंदर वो नारी चित्र हैं। अजंता के चित्रकार ने नारियों को अनेक स्थितियों में चित्रित किया है। अनेक स्थितियों से मतलब है कि उन्हें कभी खड़े, कभी बैठे, कभी अलग अलग मुद्राओं में तो बनाया ही है। साथ ही साथ उन्हें कभी पत्नी के रूप में, कभी दासी के रूप में, कभी सेविका के रूप में, कभी भिक्षुणी के रूप में और कभी राक्षसनी के रूप में, कभी अप्सरा के रूप में यहाँ बनाया है। तो मतलब अलग अलग रूपों में उसको यहाँ बनाया है चित्रकार ने। और ये कलाकार अपने नारी चित्रों को असुंदर नहीं बना पाए, ये कमी माननी चाहिए। हालांकि कोई कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि असुंदर नहीं बनाया, सुंदर ही बनाया है, पर एक कमी है। नारी की जो वास्तविकता होती है, ऐसा नहीं होती कि केवल वह एक खिलौने की गुड़िया है और उसका सुंदर होना ही आवश्यक है। उसमें विभाव होते हैं, उसकी भी भावनाएं हैं, तो उसको उसकी भावनाओं के साथ चित्र करना चाहिए। यहाँ ऐसा लगता है कि केवल सौंदर्य के हिसाब से उसको चित्रित किया गया है। तो यह एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है अजंता के चित्रकारों का। परंतु जैसे कि इसमें पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है कि उनका मकसद केवल एक था कि दर्शक को आनंद आए, दुख की जगह सुख की अनुभूति हो। इसलिए उन्होंने इन सभी चित्रों में नारी को सौंदर्य से भरा पूरा बनाया है। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। इसी कारण गुफा संख्या 2 में शांतिवादी जातक के चित्र में, शांतिवादी चित्र जातक कथा याद होगी आपको कि कैसे एक राजा जंगल में गया था और वहाँ उसके जो सेवक थे, दासियाँ थी, उसको रात्रि में अकेला छोड़ते हुए चले गए और जो शांतिवादी सन्यासी थे उनका प्रवचन सुनने लग गए। राजा की नींद खुली तो राजा ने उन सब दासियों को मारने की आज्ञा दी और खुद राजा तलवार लेकर एक दासी को मार रहा है। तो वो चित्र यहाँ बना था। उसमें उस दासी को, उस नर्तकी को ज़मीन में घुटनों के बल बैठे हुए और सर को घुटनों में दिए हुए बनाया था। तो यहाँ गौर करने लायक बात है कि चित्रकार ने उसको इस मुद्रा में क्यों बनाया, क्योंकि संभवतः इस कथानक के हिसाब से उसके चेहरे पर भय के भाव होंगे, चेहरे पर डर के भाव होंगे। और जब चेहरे के डर के भाव चित्रकार दिखाता तो उसमें कुरूपता आ जाती, स्त्री आकृति बदसूरत हो सकती थी। तो चित्रकार ने विषय के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, पर नारी आकृति की मुद्रा को उसने इस प्रकार बना दिया कि उसका चेहरा छुप जाए और फिर भी डर के भाव दिख जाएं और खूबसूरती भी चित्र में बनी रहे। तो यह बहुत ही विशेष प्रकार का प्रयोग है। यह उसकी कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा बताता है कि चित्रकार कितने कल्पनाशील थे और किस प्रकार से उन्होंने नारियों को विशेष प्रकार से सुंदर बना दिया है। आपने एक बात और गौर करी होगी कि अजंता की नारियां ज़्यादातर अर्धनग्न हैं। उनके ऊपर का भाग ज़्यादातर, सभी में नहीं, ज़्यादातर अनावृत है। यह क्यों? यह भी उनकी सुंदरता के कारण ही कि उनकी सुंदरता दिखाई जा सके। पर ऐसा नहीं है कि वो अर्धनग्न है या अनावृत हैं तो उनमें अश्लीलता दिखाई दे रही है। कहीं से भी उनमें अश्लीलता के भाव नहीं दिखते, उनके चेहरे से नहीं दिखते।
केवल वे एक सौंदर्य का अवतार मात्र दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से अजंता के चित्रकार ने नारियों को यहाँ बनाया है और वह यह बताना चाहता है कि हमारी भारतीय परंपरा, चित्रकला परंपरा में क्या रहा है कि नारियों को उनके आदर्श रूप में बनाया जाता है, उनके आदर्श शरीर के साथ बनाया जाता है, आदर्श अंगों की साथ बनाया जाता है। और इस प्रकार का अंकन केवल चित्रों में ही नहीं, आपको जितने भी मंदिर देखते हैं उन मंदिरों की मूर्तियों में भी दिखाई देते हैं। आप आगे से कभी गौर कीजिएगा और कभी किसी प्राचीन मंदिर में आपका जाना हो तो वहाँ की नारी आकृतियों को देखना, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने उनके नैन नक्श, उनके कंधे, उनकी कमर आदि, हिप्स आदि को बनाया है। वह बिल्कुल आदर्श लगती हैं। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वह है विषय वैविध्य। यह टॉपिक एक तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं। स्लाइड गलती से गलत जगह लग गई है, थोड़ा चित्र गलत सेट हो गया है इसमें। यह विषय हम पहले पढ़ चुके हैं। गुफा उसी का एक तरह से देख लेते हैं फिर भी, कि अजंता गुफाओं में अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर चित्रों का विषय बौद्ध धर्म ही रहा है। होने को तो चित्र का विषय क्या है, चित्रों का विषय बौद्ध धर्म है। फिर भी इन चित्रों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले है अलंकारिक चित्र, जिसमें आती हैं फूल, पत्तियां, पशु, पक्षी और त्रिभुज, चतुर्भुज, गोल आदि आलेखन। तीसरा होता है रूप भेदिक, जिसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक रूप और आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक रूप का मतलब उनको सामने बैठे हुए दिखाना, उनको बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखाना। और दार्शनिक का मतलब कि उनको ईश्वर के रूप में दिखाना, ईश्वरीय शरीर के रूप में दिखाना, ईश्वरीय वस्त्रों आभूषणों के साथ दिखाना। तीसरे प्रकार के चित्र, ये फोटोज पे चिपक गई है, पढ़ नहीं पा रहे हम। तो तीसरे प्रकार के चित्र थे जातक कथाएं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं यहाँ सभी बनी हैं। मैंने यहाँ ये जो चित्र लगाया है, यह अलंकारिक चित्रों का चित्र लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं पशु, पक्षी, फूल, पत्तियाँ किस प्रकार से सुंदर बनाई जाती थी। और पता नहीं क्या क्या इन चित्रकारों ने यहाँ बना दिया है, अजंता गुफा के चित्रकारों ने। इन चित्रकारों ने गांव और नगर, महल और झोपड़ी, समुद्र और यात्राएं और पता नहीं क्या क्या। चित्रों में छोटे बोने से आदमी से लेकर यक्ष, द्वारपाल, देवदूत, यक्षिणियाँ, गणिकाएँ, नर्तकाएँ, अप्सराएँ, पता नहीं क्या क्या नहीं उन्होंने आकृतियाँ बना दी हैं। लगता है उन्होंने हर विषय को यहाँ छूने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल उस समय की बातें ही बनाई, उन्होंने राजनीतिक चित्र भी बनाए। राजनायिक पुलकेशिन द्वितीय के समय ईरानी राजदूत वाला वो चित्र भी बनाए, सामाजिक प्रथाओं के चित्र भी बनाए, आर्थिक चीज़ों के भी चित्र दिखे, पारिवारिक परिस्थितियों, नंद का भिक्षादान वो भी यहाँ दिखता है। और भी अनेक घटनाओं के चित्र हमें यहाँ की दीवारों पर दिखते हैं। तो मतलब हर प्रकार का विषय इन्होंने छुआ है। तो अब आगे का टॉपिक एक और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है ये पार्ट। है ही लंबा, है ही बड़ा, कोई बात नहीं। अगला रंग विधान। केवल खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है, विशेष बात है, केवल खनिज रंगों का ही प्रयोग है। पर केवल खनिज रंगों का प्रयोग ही क्यों हुआ है? वह इसलिए हुआ है क्योंकि चित्रकार को कहीं ना कहीं डर था कि समय के साथ साथ इन चित्रों की आबा फीकी पड़ जाएगी, इसलिए उसने इन खनिज रंगों का प्रयोग किया है, जिससे आज भी वह तरोताज़ा नजर आते हैं, इतने प्राचीन होने के बाद भी। और इन रंगों में उन्होंने 2-3 रंगों को मिला के कोई नया रंग नहीं बनाया,
क्योंकि ऐसा करते तो चित्र समय के साथ धुंधले पड़ सकते थे। रंगों में सफ़ेद, लाल, पीला और भूरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। कुछ रंगों का ही प्रयोग यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है आपको। नीला रंग जो है वो फारस के पत्थर से बनाया जाता था, लेपिस लाजुली से। हरा रंग टेरावट पत्थर से बनाया जाता था। और जो चित्रण पद्धति है वह टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया है। टेम्परा पद्धति यह क्या होती है? यह होती है सूखी दीवार पर खनिज रंगों से चित्रण करने की तकनीक। इसे बोलते हैं टेम्परा पद्धति। तो उसका प्रयोग यहाँ हुआ है। चित्रों में छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। यहाँ गलती से छाया की जगह चाय आ गया है, उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। पता नहीं है कैसे फ़ॉन्ट चेंज हो गए या कैसे हो गए। टाइप करते समय तो मेरे से ये सही टाइप हुए थे, यहाँ कुछ गड़बड़ आ गई है फ़ोन में लेते समय। आगे से इसका ध्यान रखेंगे। तो चित्रों में छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। एक थोड़ी कमी दिखती है, कमी है इसमें कि छाया प्रकाश नहीं है। पर फिर भी क्या करता था चित्रकार कि जो चित्र होता था, मेन आकृति होती थी, उसमें रंग तो भर देता था। और अगर हल्के रंग भरे हैं तो पृष्ठभूमि में वो गहरे रंग भर देता था, जिससे कि क्या होता था, जो आकृति होती थी वह दिखाई देती थी। जैसे कि आप बोधिस्तु पद्म पाणि का चित्र देखेंगे, उसमें बोधिस्तु का शरीर क्या है, हल्की आकृति का है, हल्के रंग का है। और पीछे का जो भाग है, पृष्ठभाग जिसको बोलते हैं, वह गहरे रंग से बना है। तो उससे क्या हुआ, ये एक प्रकार की अलग तरह का छाया प्रकाश है, ये हम समझ सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो आगे का है केश विन्यास, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।